धड़कने लगी, साढ़े शाम पधारे ना। Hello guys, you are watching JK24/7 and new episode इन्फ्लुएंसर टॉक। और इन्फ्लुएंसर टॉक की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है और बातचीत करना चाहेंगे। सोनाली डोगरा है और लगातार आप देख रहे हैं कि YouTube हो या फिर Facebook हो, उस पर लगातार छाए हैं। हालांकि छाए किस वजह से हैं उस पर भी हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सोनाली डोगरा है। और सोनाली डोगरा जम्मू की शान और जम्मू की बेटी की बात करें तो लगातार अपना देश विदेश के अंदर जो है वो परचम लहराती हुई नजर आ रही है। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सोनाली जी, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपकी YouTube को लेकर। तो किस तरह से देखते हैं उसके सब्सक्राइबर की अगर हम जिक्र करते हैं तो कितने सब्सक्राइबर हैं जो इस समय आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी, सब्सक्राइबर की बात करूँ तो आई थिंक ये जो दिल से प्यार करने वाले लोग हैं ये वही हैं सारे। 60 प्लस हैं, 60K प्लस हैं मेरे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, और अभी बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोक स्टूडियो मेलोडीज़, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। तो बहुत दिल से प्यार करने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं उसमें। देखिए, अगला सवाल ये रहेगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ये जानना चाहूँगा, क्योंकि देश विदेश के लोगों को आप वहाँ पर जाकर अपना परफॉर्म करते हैं, लोगों को एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन होना, वो कहने कि लोग आपके साथ लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ देश विदेश के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। अब बात ये होगी कि जिंदगी की जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ, और सबसे पहले आपका रोल मॉडल कौन रहा? सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल बहुत बचपन से ही। पहले तो घर से ये माहौल शुरू होता है, उसके बाद स्कूल में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है इस मामले में। मेरी अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। फिर मेरे स्कूल टीचर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए इस चीज़ में। सो यस, मेरी फैमिली से ही ये चीज़ें मेरे में आई हैं। तो क्या लगता है कि कभी सोचा था कि ज़िंदगी में जिस तरह से आप धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ बढ़ते गई, कभी सोचा था कि आज इस तरह से JK24/7 को इंटरव्यू देंगे? बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि जब काम हम अपने यहाँ अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं और अपनी भाषा को प्राउड फील करवाने की बात करें अपने जम्मू कश्मीर को, सो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज आपके चैनल के मीडियम से सभी दर्शकों से मिलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। देखिए, किस तरह से अब एक एक करके आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि बचपन से आपने जब शुरुआत की, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी मदर ने आपका बहुत साथ दिया है, पूरे परिवार ने आपका साथ दिया है, तो परिवार के साथ साथ जब आप प्रोग्राम्स पे जाते थे, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल की जर्नी कैसी रही थी? स्कूल में कैसा इंटरेस्ट रहता था जब आप पूरी क्लासरूम में, जब बच्चे आप साथ में होते थे, कहीं ना कहीं कोई टॉन्ट करने वाला या कुछ इस तरह से? बचपन में तो वैसे ये रहता है, क्योंकि अभी आकर हम बहुत सुलझी हुई बात या बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं, बट आई थिंक बचपन बचपन है और बचपन की बात बहुत अलग रहती है। आज हम याद करते हैं कि हम फिर एक बार बचपन में चले जाएं। सो बचपन में बहुत एंजॉय किया है स्कूल टाइम में, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में या मतलब हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेना मेरे लिए बहुत आज फ़ायदेमंद है। आज मैं हर उस चीज़ को याद करती हूँ और मिस भी करती हूँ, क्योंकि स्कूल के जो फ्रेंड्स, स्कूल में जो सिखाई हुई चीज़ें वो आज तक साथ दे रही हैं और आज तक हम उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीचर्स की डांट, हमारी टीचर्स की मार, मेरे हिसाब से स्कूल का टाइम जो होता है वो सबसे प्रीशियस और सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। वो स्कूल में कोई ऐसी टीचर जो आपकी फेवरेट? सभी फेवरेट रही हैं, बट मैं अपनी म्यूज़िक टीचर की बात करूँगी। वैसे हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बिकॉज ऑफ माय प्रिंसिपल मैम कि आज मैं म्यूज़िक फील्ड में जो भी कुछ कर पा रही हूँ, या उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को ये चीज़ कही कि इसे म्यूज़िक सिखाएं आप। उषा नंद जी, मैं उनसे पढ़ी हूँ। और उसके बाद मेरी म्यूज़िक टीचर रश्मि अरोड़ा जी, और भी बहुत सारे टीचर्स, सभी ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया है। सो उन्हीं की वजह से जो उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं वो आज हम उस चीज़ में आगे कर पा रहे हैं। सोनाली जी, अगला सवाल जो होगा वो आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सवाल ये है, म्यूज़िक से जुड़ा हुआ ही है। सवाल ये रहेगा कि
मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पूरा आपके स्कूल टाइम में कौन ऐसी टीचर थी जो आपको पसंद नहीं थी, जिसे हम कहेंगे कि लाइफ में होता है ना कि एक टीचर होती है वो कहते हैं कि हमें वो देखना पसंद नहीं होती है, फिर भी जब आंखों के सामने आती है तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो अब पढ़ ही लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बचपन में ये चीज़ें होती हैं जो टीचर से मार पड़ जाती थी, उस टाइम के लिए लगता है कि अब ये टीचर से डर, मतलब डर लगता था, मतलब बुरी मेरे को कभी कोई टीचर नहीं लगी, क्योंकि हमारे टाइम का जो, जब हम बचपन में स्कूल में थे, आजकल का दौर थोड़ा चेंज हो गया, बच्चों को थोड़ा सा भी हाथ लगा दो तो बच्चे परेशान होते हैं और मतलब कंप्लेंट्स वाला इश्यूज़ हो गए हैं आजकल। बट हमारे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर से मार पड़ना इज़ लाइक जैसे कि हम अपने माँ बाप से मार खाते हैं, वही हमारे टीचर्स का रहता था हमारे ऊपर। क्यों, उनके भी बच्चे हैं, वो जब हमें उस तरीके से ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसा ही। और आज उनकी जो मार है वही सिखाई, वही जो उस टाइम पे उन्होंने सिखाई हुई चीज़ें हैं वो आज हमारे काम आती है। सो आज याद आता है कि कितने प्यार से और कितने हमें दिल से हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी टीचर ने मतलब मुझे किसी टीचर के लिए वो एक नफ़रत वाली बात आई हो, क्योंकि बहुत प्यार से हमें टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। और मेरी आई थिंक जब कभी मार पड़ जाती थी तो सिर्फ डर लगता था टीचर से, बुरा कभी कोई टीचर नहीं मुझे लगा, और कभी किसी स्टूडेंट को टीचर्स बुरे लगने भी नहीं चाहिए। आई चलिए थिंक बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो एक विद्या जब देता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका भी रहता है, एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है, और कहीं ना कहीं बातों में संदेश जो है वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बचपन में है, बचपन से भी बाहर आएंगे, हालांकि अभी तो ये बड़ी हो चुकी है सोनाली, अभी बचपन की ही बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। इसी से जुड़ा बचपन का एक सवाल है कि कोई ऐसी डांट, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो बचपन का, कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो भूला ना हो, क्योंकि कुछ प्यार वाली बातें भी होती हैं, डांट वाली किस्से भी होते हैं, वो ज़िंदगी में इंसान भूलता नहीं है। कोई ऐसी किस्सा जो दर्शकों के साथ? डांट वाले किस्से बस यही होते हैं कि घर में, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सुनाऊं क्योंकि हर दिन पड़ती रहती थी डांट बचपन में, और प्यार भी उतना ही मिलता था। क्योंकि डांट बचपन की मैं क्या बताऊं, मुझे वैसे सीरियसली सच में कुछ ऐसा मैंने काम ज़्यादा सीरियस वाला किया नहीं था कि मुझे जो याद रहने वाला हो कि एक ही बार मार पड़ी या डांट पड़ी। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे मतलब जब मार पड़ जाती थी ना किसी चीज़ के लिए तो उतना ही प्यार भी मिल जाता था वापस। सो इसलिए मुझे सच में कोई याद नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मार पड़ी हो या डांट पड़ी हो। चलिए, जी। डांट तो पड़ी नहीं है, प्यार भी मिला है, डांट भी पड़ी है, ये चलता रहता है। एक नटखट जो बचपन में होता है वो बचपन तो नटखट ही रहता है। जिस तरह अगर बात की जाए बाल गोपाल जी की, वो एक बचपन बचपन ही होता है, वो आप भी जानते हैं बेहतर। अब अगला सवाल ये है कि ज़िंदगी में अगर बात की जाए तो जब आपके बचपन में कोई ऐसा आपके इम्पोर्टेंट रहा हो कि जब आपने पहला गाना जब स्टेज पे गाया हो, चाहे वो स्कूल हो या स्कूल टाइम में हो या फिर किसी कार्यक्रम में गाया हो, कब कब शुरुआत हुई उसकी? इंटर स्कूल कंपटीशन में, ये मैं तब की बात बता रही हूँ, उससे पहले मैं ग्रुप सॉन्ग्स में तो पार्टिसिपेट करती थी, बट जो सोलो परफॉर्मेंस थी वो मेरी थी इंटर स्कूल कंपटीशन। आई थिंक मैं 10th नहीं 5th स्टैंडर्ड में थी, यस 10 साल की। सो इतने इसी के आसपास थी। सो उस टाइम पे मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस दी थी और वो कृष्ण भजन गाया था, जो कि मेरे स्कूल टीचर्स ने ही मुझे सिखाया था। और उसके बाद से उन्होंने पेरेंट्स को कहना शुरू किया कि यस, इसमें वो क्वालिटीज़ हैं, इसमें वो खूबी है कि ये इस म्यूज़िक फील्ड को प्रोफेशन भी बना सकती है। सोनाली जी, जब आप ग्रुप में रहते थे तो आपको कभी लगता था कि जब आप आगे निकल कर आए तो ग्रुप छोड़ के आगे निकलना कितना बड़ा आपके लिए वो एक मुकाम था? देखिए, ऐसा है कि मुकाम बिल्कुल था, और ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है उस टाइम कि आपके टीचर्स ने आपकी क्वालिटी को पहचाना है, आपके हुनर को पहचाना है, और उन्होंने ये मौका दिया कि आप उन्हें प्राउड फील करवा सको किसी टाइम पे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ग्रुप में हो या सोलो परफॉर्मेंस हो, एक सिंगर के लिए कभी किसी चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी अगर मुझे कोई कहता है कि ग्रुप सॉन्ग में परफॉर्म करना है, तो मैं बहुत खुश मतलब होती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे गाना, देखो आपकी अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है तो वो चाहे किसी भी तरीके से आपके सामने आ जाए, तो आपको उस चीज़ को खुशी से करना चाहिए। तो आज भी मैं रेडियो अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, तो जब मैं रेडियो में जाती हूँ, जब मुझे ग्रुप सॉन्ग में भी परफॉर्म करना पड़ता है, तो मैं बहुत खुशी खुशी उसमें भी परफॉर्म करती हूँ। लेकिन जब आप सोलो परफॉर्म करते हैं
और ग्रुप सॉन्ग में, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि सोलो में आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हैं, बट ग्रुप सॉन्ग में आपको विद रिहर्सल्स आपको उस चीज़ में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म करना पड़ता है। सो आई थिंक ये चीज़ें मेनली मैटर करती हैं, बट मैं दोनों चीज़ों में बहुत खुश होती हूँ। वो पहला भजन जो आपने उस समय बचपन में गाया हो, वो अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी, वो डोगरी भजन था, उसकी कुछ लाइन्स गाना चाहती हूँ। साढ़े शाम पधारे न, साढ़े शाम पधारे न, हस दे लग दे प्यारे न, साढ़े शाम पधारे न। चलिए, आपने देखा कि मंत्रमुग्ध करने वाला एक सुरीला भजन, और जिस तरह से जन्माष्टमी का पर्व आपने देखा कि बड़े ही धूमधाम से देशवासियों ने मनाया, और आज भी इसी तरह से बात की जाए तो सोनाली जी ने जब ये भजन गाया तो दिल भी इस तरह से गदगद होने लगा कि लगा कि भगवान कृष्ण जी, और आपने देखा कि सुरीली भाषा में जिसे कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए कि डोगरी, और एक ऐसी कह सकते हैं कि डोगरी जम्मू की शान, और जम्मू की अगर डोगरों की बात करें तो वो एक खंड मिठे लोग डोगरे, और कहीं ना कहीं ये प्यार जो है उनमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सोनाली जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिखाना चाहेंगी जो सबसे पहले आपके इम्पोर्टेंट्स रोल रहा है और किस तरह से आपको नवाजा गया है? जी, अवार्ड्स की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के नाम ट्राई करती रहती हूँ कि अवार्ड्स आते रहें, और अपनी भाषा को लेकर और अपने जम्मू कश्मीर को हमेशा रिप्रेजेंट किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। सो सबसे पहला अवार्ड तो मेरा जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट हुआ। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिलते रहे, काफ़ी सारे शोज़ जो स्टेट लेवल पे हुए उनके मैंने काफ़ी सारे शोज़ विन किए, जैसे कि जम्मू आइडल हो या ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन हो कटरा में जो हमारे होता है उसे विन किया, फिर छूना आसमान जो कि JNK पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया, एंड उसके साथ साथ और बहुत सारे शोज़। लेकिन फिर नेशनल लेवल पर जाने की जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो वॉइस ऑफ पंजाब का टाइटल जीतने का मौका मिला, एंड फिर मैं अपने यूनिवर्सिटी वॉइस ऑफ पंजाब 5 या 6? वॉइस ऑफ पंजाब 6 की मैं विनर हूँ, महामुकाबला जब हुआ था। सो वॉइस ऑफ पंजाब, फिर उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी में मैं बेस्ट स्टूडेंट अवार्डी रही हूँ, क्योंकि डिस्प्ले योर टैलेंट में बहुत सारे परफॉर्मेंसेज रही और कुछ ना कुछ रैंक मैंने वहाँ पे पाया। के लिए किसी और के लिए अवार्ड छोड़े हैं आपने? देखिए, ऐसा है कि कोशिश रहती है कि मेरी पार्टिसिपेशन मेनली हो, क्योंकि प्राइज़ जीतना या नहीं जीतना वो बात की बातें हैं, वो घर से तो डिसाइड करके नहीं जाना। किसी को मौका नहीं देना प्राइज़ लेने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो टीचर्स की दी हुई जो मतलब सीख है उस पर अमल करूं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये अवार्ड्स लाने और या मैंने किसी कुछ ऐसा सोच के डिसाइड किया होता है। लेकिन ये है कि मेहनत की होती है उस टाइम, टीचर्स ने जो चीज़ें सिखाई हों या पेरेंट्स जो चीज़ें गाइड करते हैं, तो और इससे ज़्यादा ये भी होता है कि उनको प्राउड फील करवाना है, और जो हमारी ऑडियंस है उनको प्राउड फील करवाना है जो चीज़ें अच्छी करके। सो बस यही चीज़ मेन उस पर ही फोकस किया जाता है। वॉइस ऑफ पंजाब 6 का प्राइज़ है? हाँ जी, ये वॉइस ऑफ पंजाब 6 है। फिर ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड है, ये जो मुझे यूनिवर्सिटी की ओर से मिला। फिर ये मैं JNK पुलिस के इवेंट्स करती रहती हूँ, सो उनकी ओर से है ये प्राइज़। फिर काफ़ी सारे जजमेंट पे भी मुझे मौका मिला है जाने का, सो वो भी प्राइजेज़ हैं। एंड ये मुझे कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ये अवार्ड मिला था। ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जितने अवार्ड्स हों एक आर्टिस्ट के लिए यही पहचान है, यही सबसे बड़ी जो है मेरे हिसाब से अचीवमेंट्स होती हैं। सो इसके लिए मैं अपने आप को सच्ची बहुत लकी मानती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सोनाली जी, आप किस तरह से देखते हैं जब आपको मौका मिला? हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर जी का बात जिक्र करते हैं, सत्यपाल मलिक जी, तो जब आप उनसे मिले तो क्या कुछ बातचीत रही जब आपको नवाजा जा रहा था? आपके लिए वो कितना प्राउड मोमेंट था, और आपके परिवार के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खास कर?
जी सत्यपाल मलिक जी का हमारा जो एक्स ऑनरेबल गवर्नर साहब रहे हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, उन्होंने मुझे ऑनर किया था एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड नाउ रिसेंटली अभी मुझे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑनर किया सेम एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग डिमांड रिडक्शन, और जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया था। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट रहता है कि अपनी स्टेट के लिए, अपनी यूटी के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो जब मुझे इस चीज़ के लिए एम्बेसडर बनाया जाता है, सो मेरे लिए बहुत बड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी है। स्वच्छ भारत मिशन का टाइटल ट्रैक मैंने गाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ट्रैक जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने गाया है। और ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो आज जितने भी हमारे जम्मू के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वो रिंगटोन भी है। सो बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी कॉल करो किसी ऑफिशियल नंबर पे, सो उनके कॉलर ट्यून जो होती है वो अगेन मेरी आवाज़ में आती है। सो बहुत अच्छा लगता है। आप किस तरह से देखते हैं, आप एक खुद बेटी हैं, जब आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात करते हैं तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आपके लिए कितना सौभाग्य की बात थी, और आप जब उस अवार्ड से नवाजे जा रहे थे तो क्या क्या कैसा लग रहा था? बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता या लड़कियों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। पेरेंट्स नहीं इस चीज़ आर्ट फील्ड में, अगर मैं बात करूँ तो आर्ट फील्ड में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ठीक है इसको एज हॉबी आप चूज़ करें, ज़्यादा एजुकेशन में आगे बढ़े, क्योंकि एकेडमिक ज़रूरी है, लेकिन आपके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसे भी ज़रूर आप आगे लेकर आएँ। आज की दौर में मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिंगर बनाना चाहते हैं, डांसर बनाना चाहते हैं, या और भी कोई भी अगर उनमें टैलेंट है बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से उस टाइम जब मुझे एम्बेसडर बनाया गया तो मुझे एक मेरी जब हमारी जो डीसी सांबा थी शीतल नंदा जी, उन्होंने मुझे यही चीज़ कही, क्योंकि वो एक रोल मॉडल हैं, वो एक खुद एक लेडी हैं, और जब वो बच्चों को अपनी स्टोरी बताते हैं या अपने आप के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं तो वो यही चीज़ कहती थी कि मैं किस सिचुएशन में मेरी शादी हो गई थी और मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रही थी। स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप में पैशन है किसी चीज़ को लेकर, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हैं। सो मेरा भी यही चीज़ रही, मैंने भी हर लड़की को यही चीज़ बताई कि अगर आप में कोई टैलेंट है उस चीज़ के लिए शर्माएं ना, बस आप बढ़ते जाएं, अपना काम करते जाएं, हार्ड वर्क करते जाएं, डेफिनेटली अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो सोनाली, हम नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं आपकी, जो एज ए यंग, जब आप छूना है आसमान हो गया, या फिर अगर हम बात करें वॉइस ऑफ पंजाब, और एक बड़े बड़े मंच पर जाना शुरुआत हो गई बचपन से। अब आप सीनियर मोस्ट सीनियर पोस्ट पे आना शुरू हो गए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना शुरू हो गए, शो को होस्ट करना हो गया, और इसके साथ साथ जजमेंट करना शुरू हो गया। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा लगा कि जो बचपन में थोड़ा फोबिया रहता था वो धीरे धीरे जब बड़े बड़े मंचों पे जाना शुरू हुआ तब कैसा लगता था? फोबिया जो होता है वो वैसे आज भी डर तो लगता ही उतना ही स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन ये ज़रूर है कि आज थोड़ा सा ये चेंज आया है कि जब तक ऑडियंस सामने ना हो ज़्यादा तादाद में, तो तब तक एक एनर्जी जो है वो नहीं बन पाती है। लेकिन यस, जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, मेरे लिए हर स्टेज, मैंने आशा जी का, लता जी का इंटरव्यू कभी मैं ज़रूर सुनती रहती हूँ। उसमें वो यही चीज़ कहते हैं, उनसे ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। वो यही कहते हैं, आज भी वो यही कहते थे कि मैं जब भी स्टेज पे जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी हूँ। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है उनकी, यही बात कहना कि वो इतने गुणी लोग हैं, वो इतने लिविंग लेजेंड हैं। आशा जी और लता जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारी माँ सरस्वती, हम उन्हें इस रूप में देखते हैं। मैं यही कहूँगी कि हमें अपने बड़े सीनियर जितने भी हैं उनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि आप अपनी ज़मीन से किस तरीके से जुड़े रहते हैं। जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, जब आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं, सो डेफिनेटली आप हर स्टेज को जो है वो अच्छे से निभा पाते हैं। लेकिन बस यही फ़र्क है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस ज़रूर हो आप में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप वॉइस ऑफ पंजाब में थी, या फिर छूना है आसमान हो, या फिर कटरा फेस्टिवल के अगर हम जिक्र करते हैं, तो जब वहाँ पर फाइनल कंपटीशन हो रहा था, फाइनल आपका अनाउंसमेंट हो रही थी, तो अब आपके मन के अंदर क्या चल रहा था? और उस समय आपने अपना मन पसंदीदा कौन सा ऐसा जो है पूरे देशवासियों को आपने लुभाया, वो आज हम सुनना भी चाहेंगे और आप दर्शकों को भी सुनाएं। जी, जब भी कटरा की बात करूं और या मैं वॉइस ऑफ पंजाब की बात करूं,
तो दोनों जगहों पे जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मुझसे ज़्यादा मैं तो मतलब एक अंदर टेंशन या ये सब तो चल ही रहा होता हर एक कंटेस्टेंट के माइंड में, क्योंकि हर इंसान, हर जो पार्टिसिपेंट होता है वो जीतने के लिए ही जाता है घर से। अकेली मैं नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया, सब लोग अपना अच्छा करते हैं, लेकिन वो दिन किसका है जिसने ज़्यादा, मतलब 19-20 का ही फ़र्क होता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा स्पेशल हूँ, बट ये है कि यस, मेहनत की हुई जो होती है वो माँ भगवती जो है उसे उनके आशीर्वाद से ही होता है ये सब चीज़ें पॉसिबल। एंड मैंने जब कटरा में जीता था प्राइज़ तो एक भजन गाया था मैंने, जो कि मेरा रिकॉर्डेड भी है, माता शेरा वालड़ी। एंड वॉइस ऑफ पंजाब में जब गाया था तो वहाँ पे 3 राउंड होते हैं फाइनल्स में, सूफ़ी या फोक और ये आउट चॉइस राउंड होता है, तो उसमें तो 3-4 गाने गाए थे, लेकिन कटरा कंपटीशन के फाइनल्स में मैंने एक भजन गाया था, भेंट गाई थी माता शेरा वालड़ी। चलिए उस समय मैंने वॉइस ऑफ पंजाब में हमने देखा, हमने कई सारे आपके वहाँ पर मंच पे प्रोग्राम देखे कि जब आपने मोस्ट ऑफ द जजेस जो मेंटोर्स थे उन्हें लुभाया, मास्टर सलीम हो या फिर उनके साथ साथ और मेंटोर्स वहाँ पर थे, उनको लुभाया। वो कौन सा ऐसा वो सॉन्ग था, सूफ़ी, आई थिंक सो सूफ़ी था, जिसमें आपने लुभाया था, वो अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी, सूफ़ी एक कलाम जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, मैं कई बार कनाडा से मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें भी वो शौकत अली मतोई जी जो बहुत लेजेंड सिंगर हमारे बीच अब नहीं हैं वो, लेकिन वो सूफ़ी के इतने महान कलाकार, उन्होंने वो बहुत अप्रिशिएट किया था मेरा उस कलाम को। वो था रांझा पल्ले दे विच पा दे, तो उसी की कुछ लाइंस गा देते हैं। रांझन टूंडन मैं चलिया ते मैनू रांझन मिलिया नाही, रब मिलिया ते मैनू रांझन ना मिलिया है, ते रब रांझन वरगा नाही, ते रब रांझन वरगा नाही। मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे माए मैं कुछ होर ना मंगा, मेरा रांझा पल्ले दे विच पा दे माए मैं कुछ होर ना मंगा, माए मैं कुछ होर ना मंगा। तो आपने सुना, इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूटी रहेगी और कॉन्टिन्यूटी में 2 से 3 और ऐसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आवाज़ का अगर जिक्र करें, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं माँ सरस्वती जी की, तो वो एक सुरीली कंठ की अगर जिक्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनमें झलकता हुआ ज़रूर नज़र आता है। तो आप कंटिन्यू रहें और भी बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं इनसे सुनेंगे। नियज कोई जोगी आवे, नियज कोई जोगी आवे, जोगी 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 जोगी, मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर, मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर, मैनू चढ़िया चढ़िया मैनू चढ़िया, मैनू चढ़िया रूप दा ज़हर, प्यार दी पीन सुना जावे, नियज कोई जोगी आवे, नियज कोई जोगी आवे, ऐसे लहरा कि तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा कि तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
तो वाकई ही देखा जाए कि जिस तरह से नज़र से ज़रूर नज़र आपकी मिली होगी, और सोनाली जी ने जो मंत्रमुग्ध करने वाले जो आपको इस समय कई सारे सॉन्ग सुनाए हैं, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हुए होंगे हैं। और अब बात की जाएगी फन सेगमेंट की, और फन सेगमेंट के लिए सोनाली जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए, सोनाली जी रेडी है और दर्शक भी रेडी है और हम भी रेडी है। सबसे पहले फन सेगमेंट की बात करते हैं, तो सोनाली जी को एक कीवर्ड दिया जाएगा। सोनाली जी, आपको कीवर्ड दिया जाएगा। सबसे पहला कीवर्ड है एस। ओके, एस से एक ही गाना जहन में आता है जो जिससे मैंने एक स्टार्ट किया था, सजनावे, तो उसकी कुछ लाइन गाते हैं। सजनावे रांझना वे, रांझना वे सोने वे, माहिया वे, माहिया वे सोने वे, रांझना वे। टी से टी से तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। जेड से जेड से जेड से कौन सा है? चलिए देखिए, कहीं ना कहीं याद आ गया। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। बी से बी से बी से बी से हल्का सा बता दूं, बाबूजी थी। हाँ बिल्कुल। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस प्यार में, बाबूजी धीरे चलना। तो आपने देखा कि सोनाली डोगरा का अगर बात करें तो ये इनकी जो जिंदगी की शुरुआत हुई थी वो जर्नी से लेके और अभी तक की जर्नी की हमने बात की है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब हो या फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आप सोनाली जी को फॉलो कर सकते हैं। सोनाली जी से ही जानना चाहेंगे, यूट्यूब पे अगर आपको सर्च करना हो या इंस्टाग्राम पे सर्च करना हो, क्या कुछ दर्शकों के साथ बताना? यूट्यूब पे हमारा चैनल है नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस, जिस पे हमारे सारे जो भी ऑफिशियल ट्रैक्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, और अभी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी उस पर ही रिलीज़ हुआ है, फोक स्टूडियो मेलोडीज़। एंड उसके अलावा अगर फेसबुक पे आपने मुझे सर्च करना है तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोनाली डोगरा ऑफिशियल के नाम से, सोनाली डोगरा के नाम से मेरा पेज है विद ब्लू टिक, वो मेरा एक ऑफिशियल पेज है। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोनाली डोगरा ऑफिशियल। सो प्लीज़ आप फॉलो करें और मेरी सारी अपडेट्स आपको उसी पे मिलेंगी, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड जो अभी रिसेंटली जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सब आप उसी पे हमें फॉलो कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी तरह से आप बने रहे, क्योंकि नया एपिसोड लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे और नए इन्फ्लुएंसर के साथ आपको मुलाकात फिर करवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।